नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण सा। तो जैसा कि बाबू हम लोग है जो संपूर्ण क्रांति देख रहे थे क्लास 12th में। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी दो वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो है जो किस पर बाबू, तो लेखक परिचय पर बनाए हैं, जिसको हम लोग लेखक परिचय के नाम से जानते हैं। और एक वीडियो है जो संपूर्ण अर्थ पर है, वो पार्ट 1 के रूप में आपको मिल जाएगा। आज जो हम लोगों का है वो है पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम लोग का पार्ट 2 होने वाले हैं। मतलब हम लोग संपूर्ण अर्थ में जो पढ़ रहे थे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन पढ़ रहे थे, उसको हम बहुत आगे तक निकाल चुके थे। हम लोग देख चुके थे जो है अपना भाषण में। ये जो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार की भाषण है। कहाँ दिया जा रहा था, तो पटना का में दिया जा रहा था। आज तक पटना में इतना बड़ा भाषण नहीं दिया गया है जितना बड़ा है जो जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कब दिए थे, तो 5 जून 1874 को है जो इन्होंने भाषण देते हैं। तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे। तो आप आगे के आगे पढ़ते हैं कि आगे की कहानी क्या हुआ। जो है जयशंकर आदि जेपी साहब यानी जयप्रकाश नारायण जी आखिर किए क्या अपने जीवन में। तो कह रहे थे कि तो मित्रों, ये स्मृति जगी है और इनका भार हृदय पर है। यानी जब उन्होंने अपना भाषण दे रहे थे तो इसमें कहते हैं कि मित्रों, ये जो आज भार है डेमोक्रेसी का, ये हमारे कंधों पर है ना। और ये कंधों पर है तो इसको हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। कहते हैं मैं थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर आई है। कहते कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि उनका जो उम्र था, आप लेखक परिचय पढ़े होंगे, तो उनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में। और ये चल रहा था, जो विरोध हो रहा था, ये 1974 ईस्वी में हो रहा था। तो कहते कि आज ये जो है ना, हमारे कंधों पर बहुत बड़ी कुछ आ गया है, जिम्मेदारी आ गया। क्योंकि इनका उम्र था लगभग उस समय 72 से 73 साल थे। तो सोचो कि एक 72 से 73 साल तो क्यों होते हैं, एक बूढ़े होते हैं, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो कहते हैं कि आज हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आया है। कहता है कि इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करने के लिए नहीं है, तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूँ। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, यानी इन्होंने कहते कि मैं छात्रों से बराबर कहने का मतलब कि बार बार, है ना, मैं छात्रों से बार बार आह्वान करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये जो डेमोक्रेसी है, यूथ फॉर डेमोक्रेसी है, यानी नौजवानों का है जो लोकतंत्र है ना। किसका है, नौजवानों का लोकतंत्र। आज हमारा जो भारत है नौजवानों का भारत है, यानी जो नौजवान जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। तो वही कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है कैसा है, नौजवानों का डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में युवा का रोल है। कहता है कि लोकतंत्र में युवा का रोल है। लोकतंत्र में बाबू युवा के रोल को कोई हटा नहीं सकता। अगर मान लिया जाए कि लोकतंत्र में अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो युवा उसका विरोध कर सकता है। देखो बाबू, ये नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पर लिखा है तो हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें। आपको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि है जो अच्छा से पढ़ने में मज़ा आए। क्या कि ऑब्जेक्टिव है जो एक एक क्लियर हो। और तो और ऐसे करके पढ़ेगा तो किसी को पढ़ा भी सकता है। तो वही कहता है कि छात्रों को बराबर करता रहा हूँ कि ये यानी कुछ है यूथ फॉर डेमोक्रेसी है। कौन सा, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, नौजवानों का लोकतंत्र है। और यहाँ नौजवानों का लोकतंत्र में युवा का रोल बहुत ज़्यादा होता है। हर किसी भी लोकतंत्र में युवाओं का रोल होता है। जैसे कोई पेपर लीक हुआ तो उसमें युवाओं को बोलना, किसी प्रकार से सरकार कोई गलत कर रहा तो युवाओं को बोलना, स्वास्थ्य में गलत हो रहा, शिक्षा में गलत हो रहा, ये सभी प्रकार से कौची है कि युवाओं में बोलना एक लाजमी है। जैसे एक सीजेपी बना, सीजेपी क्या किया, तो लोगों को विरोध किया, नेता का विरोध किया, धर्मेंद्र प्रधान जी का विरोध किया कि नहीं बाबू, या थी बोलिए सब नेता है जो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, इन लोगों को इस्तीफा होनी चाहिए, इस्तीफा का मांग कर रहा है। तो वही कि युवा है जो आवाज़ उठा सकता है, युवा का रोल होता है। कोई अगर कह दे कि यदि लोकतंत्र में युवा का रोल नहीं होता तो ये गलत कहता है ना। कहता है क्या हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति से बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश के भविष्य आपके हाथों में है, उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर, आप नेता बनिए। यानी कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि सुनिए, आप लोग हैं जो, हम लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग पुराने जमाने के, आप लोग हैं जो क्या है, नई जमाने के हैं, आप लोग नया हैं, आप लोग के पास जुनून है। लेकिन कहते हैं कि हम बुरे हो चुके हैं, लेकिन हमसे सलाह लीजिए। देखो, एक आर्मी में आखिर नौजवान लोगों को काहे लेता है, और नौजवान लोगों को है जो हवलदार ही बनाया जाता है, क्योंकि किसी को है जो बड़ा बड़ा पद पर काहे नहीं दिया जाता। तो देखो, बड़ा लोगों को ये चलते नहीं दिया जाता है क्योंकि जो बड़े पद पर होते हैं वो अनुभवी लोग होते हैं। कभी तुम देखा हो कि डीजीपी कभी नवयुवक लेकर नहीं होते हैं। कभी डीजीपी देखा कि 20 साल के या 25 साल के इतना होते हैं नहीं,
क्योंकि डीजीपी एक बहुत बड़ा पद है बिहार के लिए। अब जब बहुत बड़ा पद है तो उस पर सब अनुभवी लोग जाएंगे, वो अनुभवी लोग हैं जो डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ हमको क्या करना है। लेकिन युवा लोग क्या है कि जुनून में कोई भी डिसीजन ले लेगा, और जुनून में कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है, अनुभवी से लिया जाता है। तो वही लेखक कहते हैं कि आप लोग युवा हैं, आप लोग नई पीढ़ी के हैं, और देश का जो भविष्य है आप ही का हाथों में, आप लोग के अंदर जज्बा है, जुनून है, आप लोग क्या कीजिए, नेता बनिए। ये लोगों का कहता है कि आप ही लोग खुद कुछ करिए, नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। और ये है जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम आपको क्या करूंगा, सलाह दूंगा कि हाँ इस मार्ग पर चलने में अच्छा है, इस मार्ग पर चलिए, इस मार्ग पर चलने में आपको भलाई है। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। लेकिन अभी अपना भाषण में कह रहा है कि छात्रों ने हमें क्या कहा कि जयप्रकाश जी आपको मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, है ना। आप सिर्फ मार्गदर्शन नहीं दीजिएगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। बच्चों कहते हैं कि नहीं जयप्रकाश जी, आप है जो केवल मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आप लोगों आपको है जो कुछ करना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। मतलब है जो ये कानून अति यानी जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को आपको संभालना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि मैं टालता रहा, जो जयप्रकाश नारायण थे वो टालते रहे कि नहीं बाबू हम अब बूढ़े हो चुके हैं, हम सब नहीं हो पाएगा, आप लोग खुद कीजिए, आप लोग नेता हैं, हाँ कहीं कहीं अगर मार्गदर्शन की जरूरत होगा तो हम दे देंगे, डायरेक्शन बता देंगे कि ये निर्णय लेना गलत है, ये निर्णय लेना सही है, हम ऐसे करके आप लोगों को क्या कर देंगे, डायरेक्शन बता देंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग है जो आगे बढ़िए, आप लोग में जज्बा है, जुनून है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आने वाला पीढ़ी है, आने वाला भविष्य है। तो कहते हैं कि मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेल्लोर जाते समय मैंने उसके आग्रह को स्वीकार किया। लेकिन कहते हैं कि मैं टालता रहा, लेकिन अंत में आग्रह जाते वक्त क्या किए, अपने आप को स्वीकार किए कि चलो भाई, जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा था लोगों से कि आप एक्सेप्ट कीजिए, मानिए मानिए ये कीजिए, तो वही कह रहे थे कि बोल हम बहुत आग्रह आया तो मैं स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी योग्यता अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का, और नर्मपूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए नेता नहीं बनना। यानी कहते हैं कि जब मैं स्वीकार किया तो मैं अपने आप से अनुभव किया कि मैं अयोग्य हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। जिस व्यक्ति को लगता है कि हमको बहुत कुछ आता है तो वो क्या है, वो अयोग्य है। और जो अपने आप को माना कि नहीं हमको कुछ नहीं आता है, तो क्या है, वही लोग है जो आगे निकलेगा। क्योंकि जो भी अपने में कमी रहेगा वो कमी को कुछ कर देने रहेगा, पूरा करेगा। वो अपनी कमी को पूरा करेगा जब उसको लगेगा कि नहीं हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम और बेहतर पढ़ें। जैसे देखो अगर मान लिया जाए कि हम ये किताब पढ़ते हैं, किताब में कुछ ऐसा शब्द आते हैं जो हम नहीं कभी देखे हैं या हमको समझ नहीं आता, तो हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, कहीं कुछ से पूछते हैं, कहीं कुछ से पूछते हैं, ताकि हमके अंदर है जो आ जाए, है ना। तो वही कहते हैं कि हम नम्रतापूर्वक स्वीकार किए कि हम अयोग्य हैं, हम नम्रतापूर्वक। और सबसे पहले व्यक्ति को तो ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको स्वीकार करो कि हाँ हमसे ये गलती हुआ, यही में महानता है उस व्यक्ति को, है ना। तो कहते हैं कि स्वीकार किया, परंतु छात्रों ने भी आप सबसे भी अनुरोध है। लेकिन फिर कहते हैं भाषण में अपना कि आप सबसे भी अनुरोध है कि आप केवल नाम का नेता नहीं बनिए, कि बस एक हम नाम कर लिए, टैग ले लिए कि हम बीजेपी के, हम आरजेडी के, या फिर ऐसे जो भी है, या फिर जैसे अभी सीजेपी में क्या हुआ कि एकदम धड़ल्ले से एकदम इमोशन में आकर के लोग है जो क्या किया कि 22 मिलियन 23 मिलियन पहुंचा दिया, ठीक है। अब जब बात आता है कि नीचे जमीनी पर कार्य पर कितना करना पड़ेगा, क्या वो इस्तीफा मांग पाएगा धर्मेंद्र प्रधान से या फिर नहीं मांग पाएगा, तो ये है जो जब जमीनी पर उतरेगा तो उसका अलग माहौल होगा। और जबकि देखा भी आप लोगों 6 तारीख को कि जमीनी पर उतरा तो है जो उसका क्या प्रदर्शन रहा, कोई नेता है जो तो आकर नहीं कहा कि हाँ हम इस्तीफा दे देंगे या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क पड़ेगा, लेकिन आप लोग कब लगातार विरोध करिएगा तब। अब नाम क्या आया, खाली काम कर विरोध थोड़ा बहुत कर दिए और चल दिए, तब ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। तो वही कहते हैं कि केवल नाम का नेता नहीं बनिए, मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डेडिकेट करके पीछे से क्या करना है। जयप्रकाश नारायण तुम्हें तो यह इस नेतृत्व को कल ही छोड़ देना चाहूँगा। तो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमको आगे खड़ा करके और कोई पीछे से हमें डेडिकेट करने को कोशिश किया, हमें पीछे से बदनाम करने की कोशिश किया, तो मैं कल के कल है जो इस कुछ कर दूंगा, इस आंदोलन को छोड़ दूंगा। आगे कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं। कहता है कि मैं सबको सलाह लूँगा, इतने में है जो तालियां बजता है। कहता नहीं हमको तालियां नहीं चाहिए, मैं सबको सलाह लूँगा,
एक नेता का वही काम है और एक अच्छे लोगों का वही काम है। सलाह सबको लो लेकिन करो अपना मन से, है ना। जो तुमको लग रहा है कि ये अच्छा है, दुनिया बोल रहा है कि अच्छा ये ऐसे कीजिए ना, जैसे कहने का मतलब हमको दुनिया बहुत बोला है कि डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, लेकिन हम कहें कि हमारा जो बच्चा है अगर जो पढ़े वाला है, मेधावी है, जो खाली आवाज़ को सुन करके पढ़ सकता है, अपना किताब आगे रख करके पढ़ सकता है, ये डिजिटल बोर्ड पर क्यों चाहिए। जैसे ये लिखा है समझ लो कि ऐसे करके इकरा में तो हम लिख देंगे और उसी को बताएंगे कि हाँ बाबू इसका मतलब ये होता है डेडिकेट करना, ये करना, तो वह भी है। बस ये है कि जो पढ़ने वाला है वो इस पर भी पढ़ सकता है और नहीं पढ़ने वाला बाबू तो डिजिटल बोर्ड पर भी ऐसे ऐसे करेगा। अरे सर ऐसे 10 सेकंड 20 सेकंड 1.2 पर 1.5 पर 1.25 पर ऐसे करके सुनेगा तो कोई बात नहीं। तो भाई कहता है कि मैं सलाह सबको लूँगा लेकिन तालियां मैं किसी को नहीं लूँगा। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। कहता मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी बातों को समझूंगा, लाइन कट गया कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी किताब से पढ़े चलता है। कहता मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं सबकी सलाह लूँगा, पर छात्रों की बात, है ना, कहता है कि मैं छात्रों की बात जितना से ज़्यादा हो सके जितने भी समय में मेरे पास होगा उससे बहस करूँगा। यानी कहते हैं कि देखो मैं सबकी बात सुनूंगा, ठीक है, मैं सबकी सलाह भी लूँगा, छात्रों की बात सुनूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके छात्रों से बहस करूँगा। देखो यहाँ बहस करने का मतलब नहीं कि गाली गलौज करना, यहाँ बहस का मतलब ये हुआ कि छात्रों के साथ हम बैठेंगे और छात्रों की क्या क्या कमियाँ हैं, जैसे पेपर लीक अभी मुद्दा बना हुआ, पेपर लीक हो गया, छात्रों के सीबीएसई में गड़बड़, कभी मार्क्स ज़्यादा आ जाना कम आ जाना, ये करना वो करना, रोजगार ना मिलना, तो ये सब छात्रों की मुद्दा है ना, रोजगार ना मिलना, पेपर लीक हो जाना, एग्जाम वैकेंसियाँ नहीं आना, तो ये है जो कुछ ये छात्रों के मुद्दा है। तो ये कहते हैं कि हम इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जोरों से क्या करूँगा, बहस करूँगा, मतलब है कि सामने वाले नेताओं से इसके लिए हम मांग करूँगा। कहता है समझूंगा और अधिक से अधिक उसकी बात को स्वीकार करूँगा। और कहते हैं मैं छात्रों की बात को समझूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मानने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा अगले वाले नेता से, और मैं भी क्या करूँगा, मानूंगा और स्वीकार करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये हो सके। कहते हैं कि आपकी बात स्वीकार करूँगा जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। कहते हैं कि छात्रों की भी बात मानूंगा, जनसंघर्ष समितियों की भी बात मानूंगा। जनसंघर्ष समिति बनाए हुए हैं कि जितना भी जनता है वो जो भी संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए एक समिति बनाओ कि ताकि है जो वो अपना कहानियाँ व अपना दुख व अपना घटना बता सके कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो कहते हैं कि छात्र संघ का बात भी मानूंगा, संघर्ष समितियाँ का भी बात मानूंगा, लेकिन करूँगा मैं अपना मन से। कौन बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण। तो तुम लोग को लग रहा होगा कि तो जयप्रकाश नारायण जी तो गलती कर दिए, कह रहे हैं कि हम अपना मन से करूँगा। देखो अपना मन से कहने का मतलब कि मैं सलाह लूँगा, ठीक है। आपने सलाह दिया कि हाँ सर डिजिटल बोर्ड ले लिया, आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, कि हाँ ये बात सही लगा या गलत लगा। आप लोग सलाह दे दिए कि हाँ सर डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आया डिजिटल बोर्ड ले लिया। अब डिजिटल बोर्ड ले लिया, अब है जो क्या हुआ, हम अपने कमज़ोर हो गए, हम फाइनेंशियल कमज़ोर हो गया कि एक लाइट तक खरीद नहीं सकते हैं, एक है बोली रिचार्ज कराने के बाद आया तो वो नहीं खरीद सकते, वाईफाई नहीं लगा सकते, तो फिर क्या उन फायदा, फिर तो ऐसे ही बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, है ना। तो सलाह लूँगा लेकिन हम अपना भी तो देखूंगा ना। जैसे तुम लोग बोलते हैं कि डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, अब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो ये सलाह तो हम तुम लोग से भी लूँगा, है ना। तो कहता है कि लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा। और कहते हैं कि इन फैसलों को इन लोगों को मानना होगा तभी हम इसमें रहेंगे, है ना। यानी इन्होंने शर्त रखे कि हम तभी जुड़ेंगे जब पहला बात कि सबसे पहले तो बात सबको सुनूंगा लेकिन फैसला मेरा होगा। अगर हम फैसला मेरा होगा इसका इनकार किया तो हम छोड़ दूंगा, ऐसा इनका था। कहता है कि फैसला मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब निकलेगा, तब तो है जो इस आंदोलन का कोई मतलब निकलेगा। नहीं तो कोई इन्हें कुछ बोल रहा है, इन्हें कुछ बोल रहा है, उन्हें कुछ बोलेगा, सब अपना मन से करेगा तो कुछ निकलने वाला नहीं है। सब लोग अपने में बिखर जाओगे या बिखर जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जैसे हाल ही का एक घटना बताते हैं, यानी जब 2024 का सुनो, 2024 में कुछ हो रहा था, लोकसभा का चुनाव हुआ। किसका, लोकसभा का, है ना, लोकसभा का चुनाव हुआ का। अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ था कि इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन बना था और एक एनडीए गठबंधन था। एनडीए गठबंधन में मुख्य पार्टियां कौन थी, बीजेपी, और एक इंडिया गठबंधन में मुख्य पार्टियां कौन था, कांग्रेस था, ये था। अब इसमें क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन के जो लोग थे आपस में बिखरना शुरू हो गए। इसका हारने की वजह क्या था,
आपस में बिखरना शुरू हो गए। नीतीश कुमार उधर चले गए, फलना उधर चले गए, चिलना उधर चले गए। अब ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे, और इन लोगों का एक था कि कोई स्टैंड नहीं था कि इसका प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं लाया था आगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपस में खटपट होने लगा। इसके कारण ही कहीं ना कहीं चौक कर गया और बाजी मार गया कौन, एनडीए गठबंधन। फिर से तीसरा बार मोदी जागे। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर आपस में स्टैंड क्लियर नहीं होगा, कोई आंदोलन कर रहा है, अब कोई आंदोलन का कोई उद्देश्य नहीं है, सबका अपना अपना मत है। वो बोल रहा है आंदोलन में कि हम पेपर लिख में आए हैं, वो कह रहे नहीं, हम पेपर लिख में नहीं आए, हम मांगना है इस्तीफा। फिर कह रहा है, कोई निकल कर कहा नहीं, हम तो आए हैं कि रोजगार हमें दे। मतलब सबका, हाँ, अगर यही सब मिलकर कहे कि हाँ हम पेपर लिख पर भी आए हैं, हमें रोजगार चाहिए, ये चाहिए, तो फिर क्या है कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम करने आए हैं, अब मुस्लिम क्यों बढ़ रहा है आगे, हिंदू क्यों बढ़ रहा है आगे, पीछे हो रहा है, ऐसे करके गाय को काटा जा रहा है। तो ये सब मुद्दा हम लोग का नहीं था, है ना। तो ये जो मुद्दा पर है वो मुद्दा बात करो। तो वही कह रहे थे कि अगर सब लोग अपना मन से करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकल सकता। अगर तो इस फैसला को मानना होगा और आपको मानना होगा, इसका कोई नेतृत्व नहीं निकलेगा अथा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। अगर ये सब लोग ऐसे इसको मानता है तभी है जो हो सकता है, ये है जो क्रांति सफल हो सकता है। और नहीं तो आपस में झगड़ो और बहस करो, पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कहता है कि पता नहीं, अगर आप लोग आपस में बहस करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, जैसे इंडिया गठबंधन वाला किया, आपस में लड़ाई किए, और देखता है तुम्हें अब अभी हकीकत बताते हैं इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं इसका हारने का वजह यही हो सकता है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किए, इन्हीं का देन था कि कहा कि इंडिया गठबंधन बनाइए, और यही अपने सबसे पहले बीजेपी में निकाल लिए, एक क्लियर हो गए। उसके बाद दूसरा बात, जब राज्य का चुनाव जब आता है तो तुम लोग अलग अलग क्यों लड़ते हो, उसमें भी गठबंधन बनाओ, उसमें भी गठबंधन बनाओ। तुम तो बिहार में अलग है, तो अति तमिलनाडु में अलग लड़ता है, इन्हें अलग लड़ता है, तो सब अलग कर देता है। लेकिन बीजेपी क्या है, बहुत तेज व्यक्ति, कहीं अकेले नहीं लड़ता, जहाँ रहता सहयोगों को रखता है और सहयोगों के समय समय पर निपटा देता है, ऐसे करता है, बहुत तेज व्यक्ति है उस समय। तो यही कहते हैं कि अगर बाबू सब इधर उधर जाएगा तो इस आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं निकलेगा, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ, यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से क्या हूँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में ISC की विद्यार्थी था। अब है जो इन्होंने अपना बताते हैं, अब अपना कुछ जर्नी बताते हैं कि देखो हम पटना में आज से नहीं है, हम 1921 ईस्वी में इसी पटना विश्वविद्यालय से ISC के एग्ज़ाम दिए थे। हमारे साथ हमारे निकट के साथी वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। कहते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे छात्र थे, उनको छात्रवृत्ति पाने वाले थे, और हमारे साथ और भी छात्र थे और हमें भी छात्रवृत्ति मिला था, उन्हें भी मिला था। सब अव्वल दर्जे के थे, और सब अव्वल दर्जे के थे भाई, सब पढ़ने में अच्छा खासा थे। वो अपने दोस्तों के बारे में बोलते हैं कुछ कि हमारा दोस्त था जो सब पढ़ने में ठीक था, क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। और कहते हैं कि हम सब लोग ने गांधी जी के आह्वान पर, गांधी जी के बुलाने पर हम सब लोग ने सहयोग किया, असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यो ही मेरे जीवन बीतता रहा। गांधी जी ये आह्वान किए कि भाई सबको आना है, सबको विरोध करना है, अंग्रेजों को भगाना है, इस सभी जैसे किए। हम लोग 1.5 साल है जो उसमें निवाह दिए। 1.5 साल कैसे बीत गया जो हम लोग को कोई पता नहीं चला। चूँकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन कहते हैं कि सुनो, मैं 18 साइंस का विद्यार्थी, तो राजेंद्र बाबू के सचिव और मंत्री और मित्र जो यूं ही कहे मथुरा बाबू, यानी राजेंद्र बाबू के जो दोस्त थे मथुरा बाबू उनको जामाता बाबू फुलदेव सहाय वर्मा थे, और बहुत सारे दोस्त थे इनका, उनके पास भेज दिया गया कि फुलदेव बाबू के साथ रहो और उसके लेबोरेटरी में काम करो। लेबोरेटरी जानते हो, यानी लैब में। यानी फुलदेव बाबू थे उनके, यानी राजेंद्र बाबू के दोस्त। वो कहते हैं राजेंद्र बाबू के सुनिए, आप जाइए और फुलदेव बाबू के लेबोरेटरी में आप क्या कीजिए, प्रयोग कीजिए, क्योंकि 18 साइंस के विद्यार्थी, तो इनको है जो भेज दिया गया। इसके अधीन उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। और उनकी प्रयोगशाला में हम लोग क्या किए, तो प्रयोग किए और उनसे हम लोग कुछ सीखने लगे। कहता है कि महामानव मदन मोहन मालवीय, कहता है कि
मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा भाव है। एक व्यक्ति है मदन मोहन मालवीय, कहते हैं कि उनके लिए हमारे आज भी हमारे जीवन में पूजनीय है वो। देखो, अगर मान लिया जाए कि कोई कभी व्यक्ति होता है जो आपको आगे बढ़ाए, आपको हर एक कदमों पर साथ दे, तो कभी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, वो आपके लिए पूजनीय होना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमको वीडियो बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है, वो कहता है कि आप वीडियो बनाइए, आप बिंदास रहिए, हम बहुत सपोर्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जब आप तरक्की कर जाइएगा तब। लेकिन आजकल क्या होता है कि जब तरक्की करता नहीं है, तरक्की की जैसी सीढ़ियों पर चढ़ता है, वो व्यक्ति अपने आप में घमंड आ जाता है, फिर वो व्यक्ति नीचे गिरता, फिर उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, तो फिर वो कहता है कि हमको तो कोई पूछ नहीं रहा, हमको ऐसे कर रहा है, रोने लगता है, ढोने लगता है, कहता है कि हम बर्बाद हो गए, हम लूट गए, हम मर गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो, और तो यही कहते हैं कि मैं उनको आज भी सह हृदय हम भावपूर्वक से पूजते हैं, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। यानी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, यानी BHU कहते हैं, तो कोई इस समय जिनका भी एडमिशन हो जाता है बाबू, वो अच्छे खासा माना जाता है ना। तो कहते हैं कि दाखिल होने के लिए तैयार था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड विश्वविद्यालय को मिलती थी। कहते हैं कि अब जो विश्वविद्यालय था उसको सरकारी रुपया मिलता था, सरकारी ऐड मिलता था। ऐड मतलब स्पॉन्सरशिप। जैसे मान लें कि हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वीडियो बना रहे हैं, हम वायरल हो जाएंगे, तो हमको भी प्रचार के लिए लोग कांटेक्ट करेगा कि हाँ आइए इसका प्रचार कीजिए, है ना। तो कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। मैं तो किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यालय में मैं परीक्षा दी ISC की। और फिर कहते हैं कि मैं एक बिहार विद्यालय पीठ में है जो कुछ किए थे, परीक्षा दिए थे ISC की, पास तो करना ही था। कहते हैं कि पास तो करना ही था, एकदम ऐसे ही पास तो करना ही था, मतलब कॉन्फिडेंस था बच्चों में, कॉन्फिडेंस। जैसे तुम लोग पढ़ रहा और तुम लोग पढ़ रहा और आरक्षण से पढ़ लेगा और तुम लोग पास नहीं करोगे, संभव ही नहीं। हमारा लड़का है जो बाबू प्रखंड रैंक 1 और प्रखंड रैंक 2 लेकर आया, ऑफलाइन के बच्चा। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। आरक्षण NSD हमारा जो कोचिंग का नाम है, ये चैनल तो है आरक्षण शाह है, क्योंकि 12th का चैनल है। आरक्षण NSD 10th का चैनल है। तो हमारा जो 10th क्लास के बच्चे प्रखंड टॉपर लाए हैं, उन लोगों को सम्मानित भी किए। इसका यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो कहते हैं कि मैं किसी विद्यालय में नहीं गया विद्यापीठ में, बल्कि ISC का परीक्षा दिया हूँ। पास तो करना ही था, पास कर भी गया। कहते पास तो करना था, पास भी कर गया, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि ISC में भी फेल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ISC में फेल होते तो मतलब तुम पढ़ नहीं रहा। कहते हैं कि उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैं स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। कहते हैं कि मैं जब बचपन वही मतलब 16-17 के साल के थे, और फिर बूढ़ा हो गए, तो इससे लिए अपना बचपन बोलते हैं। ऐसा नहीं था कि 80 और 18 साल का कोई बचवा होता, थोड़ी है ना। हाँ बाबू, 18 साल का बचवा नहीं होता, लेकिन 72 साल के सामने 18 साल बचवे ही होता है ना। क्योंकि 18 × 4 = 72, सीधे 4 गुना है, तो दादा के भी दादा हैं, है ना। कहते हैं अमेरिका के बारे में, तो इन्होंने कहते हैं कि मैं उनके सत्यदेव बाबू के भाषण में सुने थे कि अमेरिका के बारे में कि कोई धनी घर का अमेरिका के बारे में सुने थे कि कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती और पिता नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेस्क्यू असिस्टेंस हुए, नॉन गेटेड ऑफिसर थे। उसकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे, तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। यानी है जो उनको से सुने सत्यदेव बाबू से सुने कि देखो कोई भी व्यक्ति अमीर घर से रहे या ना रहे, लेकिन अमेरिका में मजदूरी करके भी कौची कर सकता है, पढ़ सकता है। मतलब ऐसे समझो कि अगर आज हमको पढ़ना है, लाइट खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, बोर्ड खरीदना है, जिससे डिजिटल बोर्ड है, अगर मान लीजिए वाइट बोर्ड है, हमको डिजिटल बोर्ड खरीदना है, तो क्या करेंगे? किसी 2 बच्चों के, 5 बच्चों के, 10 बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू कर देंगे। कुछ हमारे यूट्यूब से आ जाएगा, कुछ बच्चे यूट्यूब से सपोर्ट कर देंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे कुछ कर लेंगे, डिजिटल बोर्ड खरीद लेंगे, अच्छा स्टूडियो बना लेंगे ना। तो इससे करके है जो हम लोग बना लेंगे, फिर अपना जीवन सर्वाइव चलेगा। लेकिन एक ठान लेते हैं कि कितनों हम बड़ा बन जाए, लेकिन बच्चों के एक भी ऐप के थ्रू नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। अपना ऐप का भी लॉन्च नहीं करेंगे, नहीं तो लिख लो, ये वीडियो कहीं सेव कर लो। अपना हम बैच पढ़ाने वाले नहीं हैं, है ना। क्योंकि बाबू जितना संघर्ष किए ना, आने वाला पीढ़ी भी करता है। और अगर हम सक्सेस हो गए तो बच्चों को भी हम गाइड करेंगे कि देखो आजकल नौकरियां के पीछे मत भागो भाई। नौकरियां मानते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा क्राउड है नौकरियां का,
लेकिन नौकरियाँ सबका नहीं मिलता है, इसलिए नौकरियों के पीछे नहीं, स्किल के पीछे भागो। और आजकल की शिक्षा व्यवस्था में यही होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा स्किल सिखाया जाए, क्योंकि स्किल सीख लेगा तो कहीं ना कहीं कुछ कर लेगा। लेकिन आजकल के हम लोगों में क्या है, ग्रेजुएशन तक पास हो जाता है लेकिन बच्चों में स्किल नहीं है, और स्किल ना रहने की वजह से वो परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम निकालते हैं, रोजगार की मांग करते हैं। स्किल देगा तब ना, कोई AI में जाएगा, कोई यूट्यूब में जाएगा, कोई इंस्टाग्राम में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा का। तो इससे क्या होगा कि बेरोजगारी कमेगा, अदर फील्ड में जाएगा तो नौकरियां कमेगी, नौकरियां नहीं मांगेगा। लेकिन खाली आप रोजगार देते नहीं और बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है। तो कहते हैं कि कहाँ चले गए, 1 मिनट रुक जा बाबूआ। हाँ, तो कहते हैं कि अमेरिका में जो लड़के हैं वो मजदूरी करके पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे, आंदोलन तो गिराव पर आ गया, चढ़ाव पर था, उतर चुका है, इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आऊँगा। अब कहते हैं कि इसी प्रकार से मैं अमेरिका से कुछ किया, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आऊँगा, इसीलिए अमेरिका गया और अमेरिका गया। कहते हैं कि मैं इसी बात को सोच करके चलो सत्यदेव बाबू कह रहे तो सही हो गए, हम अमेरिका चल दिए। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं है कि यदि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज बरसों से गालियां देते हैं। कहते देखो कुछ लोग ऐसे हैं कि आज लोग हमें कुछ कहते हैं, बरसों से गालियां देते हैं। जिससे देखो राहुल गांधी, मोदी जी दोनों अपने आप में बेस्ट हैं, एक भाषणबाजी में बेस्ट है, तो एक है जो मामला में मतलब कि जनता का आवाज़ उठाने में बेस्ट है। दोनों बेस्ट हैं, लेकिन दोनों बेस्ट हैं तो दोनों को गालियाँ पड़ता है। मोदी जी को भी गालियाँ देने वाला बहुत लोग हैं, राहुल गांधी को भी गालियाँ देने वाला बहुत लोग हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फील्ड का मास्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों प्रधानमंत्री का एक अच्छे चेहरा बन सकते हैं, और एक बने हुए हैं और एक बन सकते हैं अगर मौका मिला तो यानी इसमें है जो कोई डाउट नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे आज भी लोग बहुत सारी गालियाँ दे रही है, कितनी गालियाँ मुझे दी गई है, कहते हैं कि कितनी गालियाँ मुझे दी गई है हमें पता नहीं है, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा इसीलिए मैं अमेरिका का दलाल हूँ। कहते हैं कि हमको गालियाँ ही चलते दिया जाता है कि तो अमेरिका में पढ़े, अमेरिका के दलाल हैं। जैसे राहुल गांधी को भी गालियाँ दिया जाता है, यानी तो विदेश से फंडेड है, विदेश से आता है, विदेश में इसको क्या है बाबू है, कोची बाबू, कौन बाबू कहा जाता था, राजा बाबू। बोल ये तो राजा बाबू हैं, इनको क्या पता है, राहुल गांधी के बारे में बोला जाता था। और मोदी जी के बारे में लोग बोलते हैं, कह रहे ये तो फेंकू हैं, ये हैं, दलाल हैं, फलना है चिलना। तो इसी प्रकार से जो दोनों का अपना अपना कटाक्ष होता है, तो वही कहते हैं कि हमें तो अमेरिका का दलाल कहा जाता है क्योंकि हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। निक्सन को देव और कहा जाता है था क्या, सुनिएगा कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। ये नारे लगाए जाते थे और कहते थे कि निक्सन को दे दो तार और जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। मतलब लोग हैं जो इनकी भाषणबाजी से चिढ़ते थे, लोग इनको से चिढ़ते थे कि कहाँ से अमेरिका से पढ़ के आया, हमारे भारत में राजनीति कर रहा, हमारे भारत को है जो विरोध करने का काम करता है। तो आज भर इतने रह देते हैं, अगला बार हम लोग पढ़ेंगे आगे से आगे, है ना, क्योंकि बाबू इस चैप्टर है लंबा, तो 2-3 वीडियो तो लग ही जाएगा। और ऐसे भी लंबा वीडियो नहीं लेते क्योंकि लाइन बाई लाइन पढ़ते तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे। लेकिन इंतजार करना, अगला वीडियो आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये वीडियो आने में देरी हो गया क्योंकि हम लोग ठहरे देहात से, और देहात में हम लोग के पास अभी उतना माध्यम नहीं है कि हम इन्वर्टर और बैटरी सब रखें ताकि आप लोगों को पढ़ा दें, तो नहीं हो पाता है, तो लाइन कट जाता तो वीडियो शूट नहीं हो पाता। एक अभी लाइन कटा था, देखा था, तो इसके कारण हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉपर वीडियो आपको मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।